नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 18 सितंबर 2000 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज की एडिटोरियल की जो सबसे मेन हेडलाइन है उसका टाइटल है पिकिंग अप द थ्रेड्स फ्रॉम द अफ़गान रबल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अफ़गान मलबे से धागे उठा रहा है। अफ़गानिस्तान में शामिल सभी देशों में से काबुल की तटस्थता को सक्षम करने के लिए संभवतः भारत के पास सबसे अच्छी साख है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कुल मिलाकर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पंजशीर में अंतिम शेष होल्ड आउट गिर गया है, फिर भी उत्तर से कहीं अधिक प्रश्न मौजूद हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध को इतिहास के ताने-बाने में डाल दिया गया है या नहीं? बहुत उथल-पुथल, आतंकी गोलीबारी, अफ़गानिस्तान के दुखद इतिहास की नवीनतम घटनाओं में कई हजार लोग विस्थापित हुए हैं और कई हजारों को देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि कई नए आतंकवादी संगठनों जैसे दाइश, आईएसआईएस के, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, ईटीआईएम-के की उपस्थिति सहित अत्यधिक खतरा बना हुआ है। चीन के शिनजियांग से उग्रवादी समूह फियादीन महास जो सभी 20 साल के विदेशी कब्जे की अस्थायी विरासत हैं। इसी बीच तालिबान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की अध्यक्षता में 33 सदस्यीय अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। प्रमुख नियुक्तियों में कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल गनी बरादर, कार्यवाहक आंतरिक मंत्री के रूप में सिराजुद्दीन हक्कानी, कार्यवाहक रक्षा मंत्री के रूप में मुल्ला मोहम्मद याकूब और कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में आमिर खान मुत्ताकी शामिल हैं। तालिबान द्वारा पहले की घोषणाओं के बावजूद सरकार वर्तमान में केवल एक तालिबानी निर्माण है और चरित्र में भारी पश्तून हैं। सरकार के पास कुछ प्रमुख कार्ड हैं जिन्हें प्रमुख भूमिका दी गई है, जो कि उसके विरोधियों सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को सौंपी गई है। नई सरकार के इस तथ्य से चकित होने की संभावना नहीं है कि अंतरिम सरकार के कुछ सदस्य विभिन्न आतंकवादी सूचियों में हैं। किए गए विकल्पों के बारे में हाथों की एक बड़ी बात मौजूद हो सकती है, लेकिन गहरे प्रतिबिंब पर यह स्पष्ट होगा कि मूल पाप पिछले साल तालिबान के साथ अमेरिकी समझौता था, जिसने समूह को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की एक डिग्री प्रदान की थी। कई और झटकों की भी उम्मीद की जा सकती है। धार्मिक देश के पीछे एक व्यवहारिक अफगानिस्तान की उम्मीदें इस प्रकार अत्यधिक निरर्थक साबित हो सकती हैं। 2 दशकों के अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के कब्जे के बावजूद अफगानिस्तान में जो हासिल किया गया उसे 3 शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जो कि है एक निरंतर आपदा। आतंकवादी नेटवर्क का विनाश अनिवार्य रूप से अल-कायदा नेटवर्क का एक उद्देश्य था जो हासिल नहीं हुआ था। कुछ समय के लिए आतंकवादी नेटवर्क भूमिगत हो गए थे, लेकिन इस्लामिक स्टेट जैसे कई नए रूप और उसी के नई शाखाएं न केवल अफगानिस्तान में बल्कि दुनिया के कई अलग-अलग क्षेत्रों में भी पनपती हैं। भारत की व्यस्तता। अफगानिस्तान में लोकतंत्र थोपने की कोशिश का मुखौटा वर्तमान में उजागर हो गया है, लेकिन संभवतः वास्तविक नुकसान लोकतंत्र के विचार को ही हुआ है। खरबों डॉलर खर्च करने से इस त्रुटिपूर्ण प्रयास को रोका नहीं जा सकता। अफगानिस्तान के आर्थिक विकास के संबंध में भारत के प्रयास निष्फल हो गए हैं और इसकी प्रतिष्ठा को अस्थायी क्षति हुई है। अधिक गंभीर तथ्य यह है कि नए तालिबान नेतृत्व के साथ भारत के संबंध पहले उत्तरी गठबंधन के साथ और बाद में हामिद करजई और अशरफ गनी प्रशासन के साथ संबंधों के कारण तनावपूर्ण बने हुए हैं।
इसने भारत को अफ़गानिस्तान के कई अन्य पड़ोसियों जैसे चीन और रूस की तुलना में एक अलग श्रेणी में डाल दिया है। पाकिस्तान स्पष्ट रूप से नए शासन के संरक्षक संत के रूप में एक अलग श्रेणी में आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इतिहास के पाठों पर ध्यान नहीं देते हैं, वे विनाश के लिए अभिशप्त हैं। अफ़गानिस्तान अतीत में कई देशों, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन और रूस की महत्वाकांक्षाओं का कब्रिस्तान रहा है। रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच महान खेल के दिनों से और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के माध्यम से अफ़गानिस्तान को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके रणनीतिक मूल्य में केवल बाद में वृद्धि हुई है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका की जल्दबाजी में वापसी न केवल अमेरिका के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक झटका है जिन्होंने इसका साथ दिया है। तालिबान के साथ वार्ता शुरू होने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के निर्णय के साथ शुरुआत और श्री गनी के नेतृत्व वाले सरकार के साथ नहीं, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए जिन्होंने न केवल तालिबान को वैध बनाया और अफ़गानिस्तान के मामलों में उनकी प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया। अमेरिका ने एक के बाद एक गलतियां की हैं। दोहरी भूमिकाएं। तालिबान के निर्माता पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में इसका अटूट भरोसा है, जिसने सहयोगी होने का नाटक करते हुए अमेरिका को पछाड़ दिया। तालिबान आईएसआईएस के लिए आभारी हैं और यह शायद ही कोई आश्चर्य की बात थी कि आईएसआई प्रमुख फैज हमीद कंधार में उड़ान भरने पर मुल्ला बरादर को बधाई देने के लिए वहां मौजूद थे। पिछले 2 दशकों से तालिबान के सुरक्षित ठिकाने पाकिस्तान में हैं और ये न केवल आईएसआईएस के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इसके द्वारा वित्तपोषित भी होते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका को भी पता है कि तालिबान की शूरा काउंसिल क्वेटा, बलूचिस्तान में स्थित है। हाल के वर्षों में तालिबान नेतृत्व को पोषित करने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण अमेरिकी सहयोगी कतर की लगभग दोहरी भूमिका की भी जांच की जा रही है। सऊदी अरब को पछाड़ने और पश्चिम एशियाई राजनीति के नए आधार के रूप में उभरने के लिए कतर को दोनों पक्षों की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। एक अमेरिकी सहयोगी के रूप में जाने के दौरान यह राजनीति के अपने ब्रांड का अनुसरण करता है, जिसमें तालिबान के लिए कंधे के रूप में कार्य करना भी शामिल है। इसलिए एक नहीं बल्कि कम से कम 3 अमेरिकी प्रशासनों को अफ़गानिस्तान से विनाशकारी वापसी के लिए दोष साझा करना चाहिए। पाई पर निगाहें। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की भागीदारी का पतन और साथ ही साथ पाकिस्तान, चीन, रूस और यहाँ तक कि ईरान तक अपनी पहुँच के साथ तालिबान का उदय ट्रेन के विकास में स्थापित होने की संभावना है, जो क्षेत्र की भू राजनीति को बदल सकता है। रूस हालांकि अब वह शक्ति नहीं थी जो एक बार थी। वर्तमान में यूरेशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अफ़गान संकट इसे एक अवसर देता है। चीन, जो दुनिया की नंबर 1 शक्ति बनने की अपनी कोशिश में पहले कदम के रूप में एशिया के प्रभुत्व की परिकल्पना करता है, अफ़गानिस्तान को भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से एक पुरस्कार के रूप में देखता है। अफ़गानिस्तान की खनिज संपदा पर नज़र सिर्फ एक पहलू है, इसका मुख्य उद्देश्य अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वास्तव में व्यवहार्य इकाई बनाना है और पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना हिंद महासागर तक अपनी पहुंच का विस्तार करना है। इस बीच कोई पश्चिम एशियाई देश अफ़गानिस्तान की स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि तरल स्थिति का सबसे अच्छा लाभ कैसे उठाया जाए। संयुक्त अरब अमीरात और कतर पहले से ही अपना हाथ दिखा चुके हैं। संयुक्त अरब ईरान को अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक है। ईरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफ़गानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उत्सुक है। उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, जिनके अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी ख़राब संबंध हैं, तालिबानी अफ़गानिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के इच्छुक नहीं हैं। एक नए चतुर्भुज राजनयिक मंच के माध्यम से
क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क बढ़ाने की अमेरिका की योजना इस बीच इसके शुरू होने से पहले ही मृत साबित हो सकती है। नई दिल्ली के लिए रास्ता। अफगानिस्तान के संबंध में भारत की चिंताओं का भू राजनीतिक स्थिति से उतना ही लेना देना है जितना कि अफगानिस्तान को आतंकवाद समर्थक ताकतों के लिए एक क्रूसिबल बनने से रोकना जो भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उभरी हुई शक्तियों के प्रतिकूल नक्षत्र को कैसे दूर किया जाए। एक संभावना यह है कि भारत अफगानिस्तान में खुद को शामिल करने के लिए उत्सुक विभिन्न राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाए और एक ऐसा फार्मूला तैयार करे जो अफगानिस्तान की तटस्थता को बनाए रखने में मदद करे और यह सुनिश्चित करे कि यह दक्षिण एशिया की ओर चीनी विस्तारवाद को रोकने के लिए एक बफर जोन बन जाए। 7 दशक पहले भारत ने तत्कालीन भारत चीन अब वियतनाम में अस्थायी शांति लाने में ऐसी मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। भारत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह अफगानिस्तान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करे और बदले में अफगानिस्तान की तटस्थता बनाए रखने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक समझौता हासिल करे। वर्तमान में अफगानिस्तान में शामिल सभी देशों में से भारत के पास एक ईमानदार दलाल के रूप में कार्य करने के लिए संभवतः सर्वोत्तम साख है। भारत को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो जेलिंग जैसी शख्सियत की तरह काम कर सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम निर्णय कुछ ऐसा ही है जो इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करेगा और दक्षिण एशिया में किसी भी बड़ी उथल पुथल को रोकेगा, साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को रोकेगा। बातचीत थी एम के नारायणन जी के साथ, जो कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है अ डार्क क्लाउड केरलाज स्काई ऑफ कम्युनल हार्मोनी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केरल के आसमान में सांप्रदायिक सौहार्द के काले बादल, नफरत फैलाने के हालिया उदाहरणों से पीछे हटने का आग्रह करने वाली समझदार आवाज़ों को प्रबल होने दिया जाना चाहिए। हाल ही में केरल में पाला के कैथोलिक सूबा के बिशप मार जोसेफ कल्लारगट द्वारा नारकोटिक जिहाद पर की गई टिप्पणी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के कोट्टायम जिले के कुराविलंगड में एक चर्च में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि ईसाइयों को मादक जिहाद के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। कथित तौर पर गैर मुसलमानों के जीवन को नशीले पदार्थों के आदि बनाकर नष्ट करने का एक संगठित प्रयास था। पाला में केरल में सिलो मालाबार चर्च के सूबा में से एक है। बिशप के भाषण के तुरंत बाद कुराविलंगड के कुछ ननों ने एक अन्य ईसाई पुजारी पर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा देने का आरोप लगाया। ननों को मुसलमानों से सब्जियां नहीं खरीदने या उनके द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा में यात्रा करने के लिए नहीं कहा। ननों ने सामूहिक रूप से बाहर निकलकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मीडिया को अपनी टिप्पणियों में 4 ननों ने पुजारी और बिशप द्वारा की गई सांप्रदायिक टिप्पणियों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। मसीह ने हमें सांप्रदायिक बौना नहीं सिखाया है, एक नन ने कहा। ध्रुवीकरण करने वाली बयानबाजी में उठापटक। नारकोटिक्स जिहाद के बारे में दावा चर्च के अधिकारियों द्वारा लंबे समय से लगाए गए आरोप के शीर्ष पर आता है कि केरल में लव जिहाद है। कथित तौर पर गैर मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से शादी करने और इस्लाम में परिवर्तित करने का एक संगठित प्रयास है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सहित एजेंसियों द्वारा की गई जांच में इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। ये घटनाएं हाल के महीनों में केरल में ईसाइयों के बीच कुछ वर्गों द्वारा मुस्लिम विरोधी बयानबाजी में एक निश्चित वृद्धि का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में जब इजरायल ने कब्जे वाले पूर्वी
यरूशलेम में फ़लस्तीनियों परिवारों को उनके घरों से जबरन बेदखल करने के लिए गाज़ा पर बमबारी की, तो कुछ ईसाई सोशल मीडिया हैंडल फ़िलिस्तीनियों और मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार के साथ आए। फ़िलिस्तीन और इज़राइल के इतिहास के बारे में पूरी तरह झूठ वाले वीडियो प्रसारित किए गए। उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया कि फ़िलिस्तीनी ईसाई अन्य फ़िलिस्तीनियों की तरह इज़राइल की बर्बरता के शिकार होने के कारण इज़राइल के कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का बहुत हिस्सा हैं। हाल ही में मांग की गई थी कि आने वाली फ़िल्म को दिया गया यीशु यीशु नाम बदल दिया जाए। फ़िल्म निर्माताओं को फ्रिंज समूहों की तीव्र घृणास्पद भाषण का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच केरल के कई हिस्सों में सिरो मालाबार चर्च के अधिकारियों द्वारा मुस्लिम विरोधी बयानबाजी वाली पुस्तिकाएं वितरित की जा रही हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय थामारसेरी सूबा की एक पुस्तिका है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि विरोध के बाद सूबा ने खेद व्यक्त किया है। ये सभी केरल की एक ऐसी जगह के रूप में लंबे समय से चली आ रही परंपरा के खिलाफ हैं, जहां विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सहयोग से रहते हैं। आमतौर पर मेहनतकश जन आंदोलनों, सरकारों और समाज ने भौतिक सरोकारों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे मानव विकास और जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार संभव हुए हैं। जबकि राज्य के धार्मिक समुदाय सद्भाव में सह-अस्तित्व में हैं। ईसाई, जिनके बीच शिक्षा और समृद्धि का स्तर केरल के धार्मिक समुदाय में सबसे अधिक है, इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग रहे हैं। लेकिन इन हालिया घटनाक्रमों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो इससे आगे की प्रगति का रास्ता खुलने का खतरा है। ईसाई समुदायों में कुछ प्रमुख धार्मिक हस्तियों द्वारा प्रचारित और सोशल मीडिया द्वारा बढ़ाए गए वायरल संदेश चिंता का कारण हैं। वह क्या है जो हाल के दिनों में बदल गया है और जिसने इन विस्फोटों की पृष्ठभूमि प्रदान की है? मजबूत प्रेरक कारक एक महत्वपूर्ण लेकिन कम सराही गई आर्थिक स्थितियों से संबंधित है, जो सांप्रदायिक घृणा के लिए उपजाऊ प्रजनन भूमि प्रदान करती है। व्यापार उदारीकरण ने वृक्षारोपण कृषि को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। भारत 1995 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता जो 2010 से लागू हुआ के बाद की वास्तविक कीमतों में गिरावट आई। ईसाई किसानों के एक बड़े वर्ग का गठन करते हैं, जो वृक्षारोपण फसलों की खेती करते हैं, और इन कीमतों में गिरावट का मतलब है कि उनमें से कई ने अपनी आर्थिक स्थिति स्थिर या बिगड़ती हुई पाई है। केरल में लगातार 2 वर्षों की भीषण बाढ़ 2018 और 2019 में और उसके बाद आए नोवल कोरोना वायरस महामारी संकट दुनिया भर में आजीविका को नुकसान पहुंचाना ने चीज़ों को आसान नहीं बनाया है। ऐसी परिस्थितियों में नफरत फैलाने वाले, जो कठिनाइयों के लिए अन्य समुदायों को दोषी ठहराते हैं, बहुत अधिक लेने वाले हैं। जिन लोगों को सांप्रदायिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करके कुछ हासिल होता है, उनके लिए हानिकारक आर्थिक नीतियों के बजाय अन्य समुदायों पर अपनी बंदूकें प्रशिक्षित करना आसान होता है। चर्च के अधिकारियों पर महामारी का कुछ अजीब प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन की लंबी अवधि और चर्च की सभाओं में लोगों की संख्या पर प्रतिबंध का मतलब है कि चर्च की उपस्थिति में भारी गिरावट आई है। चर्च के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा इन घटनाओं ने पादरियों के कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना पैदा की है, जो महसूस करते हैं कि वफादार उनके प्रभाव से दूर हो रहे हैं। इस संदर्भ में अपने स्वयं के अनुयायियों को मजबूत करने की कोशिश करते हुए समुदायों का ध्रुवीकरण करने वाली उग्र बयानबाजी झुंड को अपनी कक्षा में वापस लाने की एक चाल होगी। उसी समय अधिक लोगों ने टेलीविज़न और इंटरनेट का उपयोग करके चर्च सेवाओं में भाग लेना शुरू कर दिया है। इसने आम जनता को पहले से कहीं अधिक सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से अवगत कराया है, जहां उत्तेजक सामग्री अधिक कर्षण प्राप्त करती है। यदि किसी वीडियो की सामग्री अधिक भड़काऊ है और अधिक टिप्पणियों को उकसाती है, तो उसके देखे जाने की संख्या बढ़ने की संभावना है।
बदले में नफरत के इस एल्गोरिथम का मतलब है कि कई वीडियो निर्माता, जिनमें से कुछ पादरी भी शामिल हैं, यह मानते हैं कि इस तरह के वीडियो समय की ज़रूरत है। राजनीति की छाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कमज़ोर होना, जिसका केरल में कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने पारंपरिक रूप से समर्थन किया है, ने चर्च नेतृत्व की असुरक्षा को बढ़ा दिया है और चर्च के अधिकारियों के एक वर्ग को अपनी स्थिति के अनुरूप अधिक संरेखित करने के रूप में देखा जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ सांप्रदायिक संगठनों के कार्यों और पदों ने तनाव बढ़ाने का काम किया है। इनमें से उल्लेखनीय थे 2010 में एक कॉलेज लेक्चरर टीजे जोसेफ पर इस्लामवादी कट्टरपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोआन की ऐतिहासिक हागिया सोफिया को तुर्की में परिवर्तित करने के लिए कुछ मुस्लिम सांप्रदायिक संगठनों द्वारा समर्थन। मस्जिद, लेकिन सांप्रदायिकता के साथ सांप्रदायिकता का प्रत्युत्तर देने की एक स्वचालित गति होती है। एक समुदाय की सांप्रदायिकता बयानबाजी जितनी तीखी होती है, उतनी ही यह दूसरे समुदायों में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करती है। शांति की अपील। स्वयं ईसाइयों और सामान्य रूप से समाज की खातिर कैथोलिक पादरियों को तर्क और संयम की स्थिति में लौटना चाहिए। कई कैथोलिक और गैर कैथोलिक ईसाई दूसरों के अलावा ने नफरत का प्रचार करने से पीछे हटने का आग्रह किया है। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के एक पूर्व प्रवक्ता ने पाला बिशप के बयान की आलोचना की। ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक बिशप ने अल्पसंख्यक समुदायों को बांटने की संघ परिवार की साजिश में चर्च के नेताओं के फंसने के खिलाफ आगाह किया है। जबकि जैकोबाइट चर्च के एक बिशप ने कहा कि वेदी का इस्तेमाल नफरत की राजनीति का प्रचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्च ऑफ साउथ इंडिया के एक बिशप और केरल मुस्लिम यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष ने शांति का आह्वान किया। यह खुशी की बात है कि समझदार आवाज़ें वापस लड़ रही हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे केरल की आत्मा को एक ऐसे समाज के रूप में बचाने के लिए उन्हें जीतना चाहिए, जहां धार्मिक समुदाय सद्भाव में रहते हैं और एक साथ समृद्ध होते हैं। बातचीत थी सुबिन डेनिस, ट्राई कॉन्टिनेंटल रिसर्च में, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और व्यक्त किए गए विचार उनके व्यक्तिगत हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। ये न्यूज़ है आर्ट एंड फ्रिक्शन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अधिनियम और घर्षण। ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग आवश्यक है। हाल के घटनाक्रम में देश के विभिन्न न्यायाधिकरणों की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है। इसने हाल ही में संसद को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट अधिनियमित करने के लिए, जिसमें ऐसे प्राविधान शामिल थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पहले जारी किए एक अध्यादेश में रद्द कर दिया था। न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने में असामान्य देरी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीखी पूछताछ के बाद इसने इस सप्ताह नियुक्तियों का एक सेट जारी किया। कोर्ट ने पाया कि विभिन्न चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों में से चयन किया गया था। सरकार ने न्यायाधीशों और अधिकारियों के पैनल द्वारा तैयार की गई चयन सूची को समाप्त करने के बजाय अपनी पसंद का प्रयोग करने के लिए प्रतीक्षा सूची में प्रवेश किया था। एक अन्य विकास में सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति AIS चीमा के कार्यकाल में 10 दिनों की कटौती की। श्री चीमा कुछ मामलों में देने के लिए तैयार थे जिन पर NCLAT ने 20 सितंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले फैसला सुरक्षित रखा था। सरकार का औचित्य यह था कि वह अपने नवीनतम कानून के अनुसार जा रही थी, जिसके तहत कार्यवाहक अध्यक्ष का 4 साल का कार्यकाल 10 सितंबर को समाप्त होगा और उनकी जगह जस्टिस M वेणुगोपाल को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।
हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ का दृढ़ मत था कि उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और यहाँ तक कि यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अधिनियम के संचालन पर रोक लगाने में संकोच नहीं करेगा। सौभाग्य से मामला जल्दी सुलझ गया। ट्रिब्यूनल का मुद्दा सरकार और कोर्ट के बीच काफ़ी घर्षण का स्रोत रहा है। वे अक्सर पात्रता मानदंड और सेवा की शर्तों पर असहमत होते हैं, और सरकार के खिलाफ निर्णयों की एक श्रृंखला चली गई है। विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा की शर्तों में बदलाव लाने वाले अखंड अक्सर न्यायिक दृष्टिकोण के अधीन रहे हैं। न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नियुक्तियों के लिए एक उचित कार्यकाल उपलब्ध था, और उनकी स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए उम्र और अनुभव से संबंधी मानदंडों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। ट्रिब्यूनल को हमेशा ऐसे संस्थानों के रूप में देखा गया जो नियमित अदालतों के रूप में स्वतंत्रता में एक पायदान नीचे थे। भले ही इस बात पर व्यापक सहमति है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को उन मामलों के त्वरित और अधिक केंद्रित निर्णय की आवश्यकता होती है जिनके लिए विशेषज्ञता और डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चूँकि कई कानून अब ऐसे न्यायिक निकायों के लिए प्रदान करते हैं, कार्यपालिका को अपने सदस्यों पर कुछ लाभ बनाए रखने में रुचि है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का आह्वान किया है ताकि उपयुक्त नियुक्तियां की जा सकें और न्यायाधिकरणों के कामकाज का मूल्यांकन किया जा सके। अगर सरकार इस पर अपने पैर खींच रही है तो यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी गूढ़ता का एक तरीका है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है स्टेपिंग बैक, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पीछे की ओर हटना। T20 नेतृत्व को त्यागते हुए ओडीआई कप्तानी बनाए रखने का कोहली का निर्णय अजीब है। कप्तानों की शेल्फ लाइफ होती है और खिलाड़ी आमतौर पर व्यक्ति के भीतर नेता से आगे निकल जाता है। यह पूरे खेल में सच है और क्रिकेट में भी। इसके 3 अलग अर्थों और परिचर दबावों के साथ उस चश्मे से देखा जाए तो यह उल्लेखनीय है कि विराट कोहली ने 30 दिसंबर 2014 को सबसे लंबे प्रारूप से MS धोनी के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद से इतना लंबा सफर तय किया है। मेलबर्न में उस दिन के बाद से कोहली, दोनों बल्लेबाज, सर्वोच्च और आक्रामक कप्तान ने सफलता और संतुलन के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके बाद कोहली ने 2017 की शुरुआत से एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और T20 में भी बागडोर संभाली। उन्हें टेस्ट व्हाइट या ब्लू शेड में शानदार रन मिले और उन्होंने अपने आदमियों के साथ जीत का स्वाद चखा। भले ही सीमित ओवरों के क्रिकेट में या ICC के चांदी के बर्तनों में हो। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मायावी साबित हुई। वह इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का भी नेतृत्व करते हैं, जो रविवार को संयुक्त अरब अमीरात में UAE में फिर से शुरू हो रहा है। चाहे प्लेइंग 11 को अंतिम रूप देना हो, रणनीति तैयार करना हो, चयनकर्ताओं से बात करना हो या मीडिया को संबोधित करना हो, कप्तानी कई गुना चुनौतियां खड़ी करती है। दबाव बहुत अधिक था और कोहली ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और घोषणा की कि वह नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में ICC T20 विश्व कप के समापन के बाद इसकी कप्तानी से हट जाएंगे, अर्थात T20 की कप्तानी से हट जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम की कप्तानी के स्वीपस्टेक को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी और कोहली का यह कदम पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला नहीं था। लेकिन जो बात तीखी है वह यह है कि उन्होंने एक दिवसीय मैचों में कप्तानी नहीं छोड़ी है। शायद भारत में 2023 का ICC विश्व कप इतना बड़ा ब्रांड है कि कोहली की अनदेखी नहीं की जा सकती। फिर भी यह उनके उत्तराधिकारी को
T20 में सबसे अधिक संभावना रोहित शर्मा को अजीब स्थिति में छोड़ देता है। कप्तानी को आमतौर पर लाल गेंद और सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट के बीच विभाजित किया जाता है, लेकिन कोहली टेस्ट और एक दिवसीय नेतृत्व दोनों की इस बारीक पसंद को पसंद करते हैं। वह केवल T20 में आसन्न कप्तान के लिए टुकड़ों को छोड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि रोहित ने IPL में मुंबई इंडियंस का अच्छा नेतृत्व किया, जिससे उन्हें 5 खिताब मिले। उनका शांत स्वभाव कोहली की आमने-सामने की आक्रामकता के विपरीत है, लेकिन रोहित को बल्लेबाज और नेता दोनों के रूप में काम मिल जाता है। टेस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी साख के साथ इंग्लैंड में नई चमक हासिल करने के साथ मुंबईकर हमेशा सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक शानदार बल्लेबाज कद में बढ़ गया है। 34 साल की उम्र में रोहित कोहली से लगभग 2 साल बड़े हैं, लेकिन अभी के लिए वह संक्रमण का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं और टेस्ट में दूसरे उम्मीदवार अजिंक्य रहाणे से आगे निकल गए हैं। लेकिन यह तभी होगा जब कोहली शुद्ध बल्लेबाज बने रहने का फैसला करें या चयनकर्ता हस्तक्षेप करें। अभी के लिए T20 में एक बदलाव, हालांकि कमज़ोर है, वह शुरू हो गया है, लेकिन यह तभी होगा जब कोहली शुद्ध बल्लेबाज बने रहने का फैसला करें या चयनकर्ता हस्तक्षेप करें। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि या तो कोहली शुद्ध रूप से बल्लेबाज बन जाएं और या तो फिर जो चयनकर्ता सदस्य हैं वो चाहें तो हर चीज़ में हस्तक्षेप करते रहें। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़, जिसका टाइटल है द अदर वाइड रेजिंग पैंडेमिक, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये आज के एडिटोरियल की सबसे अंतिम न्यूज़ भी है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक उग्र महामारी के बीच दूसरा वायरस। केरल ने 5 सितंबर को निपाह वायरस का एक नया मामला दर्ज किया। यहाँ तक कि देश में सबसे अधिक कोविड-19 मामलों को दर्ज करना जारी रखा। एएस जयंत एक परिचित विरोधी से निपटने के लिए एक तैयार राज्य के लिए रिपोर्ट करते हैं और यह पता लगाना है कि यह जानवरों से मनुष्यों में कैसे फैलता है। कोझिकोड के जिले के पजूर में निपाह वायरस से मरने वाले 12 वर्षीय मोहम्मद हाशिम के घर का रास्ता बंद कर दिया गया था, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया था। रामबूटन के फलों के नमूने उस क्षेत्र से एकत्रित किए जाते हैं जहां हाशिम रहता है। यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कि रामबूटन के फलों को एकत्रित किया जा रहा है जहाँ पे हाशिम रहता था। तो चलिए इस खबर को पढ़ते हैं। मोहम्मद हाशिम को 31 अगस्त को एक निजी अस्पताल से उत्तर केरल के कोझिकोड के सरकारी मेडिकल अस्पताल के अराजक आकस्मिक वार्ड में ले जाया गया था। स्वास्थ्य स्वयंसेवक अब्दुल करीम को याद करते हुए कहते हैं कि दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। हाशिम ऑक्सीजन सपोर्ट पर था। उसे निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने वापस ले लिया था। मैंने उसके चेहरे पर एक और ऑक्सीजन मास्क लगाया। हाशिम को दौरे पड़ रहे थे, जैसे कि उसे मिर्गी हो। हाशिम की माँ वहीदा, जो चिंता से खुद के पास थी, करीम को बताती रही कि उसका बेटा इंजेक्शन से डरता है और इसलिए उसे दौरे पड़ रहे हैं। हाशिम को गंभीर रोगियों के लिए निर्धारित रेड एरिया में ले जाया गया। एक एंटीजन परीक्षण ने कोविड-19 के लिए नकारात्मक परिणाम दिखाया, बल्कि दौरे जारी रहे लेकिन कारण ज्ञात नहीं हो पाया। कुछ ही देर में उसे तेज उल्टी होने लगी। वहीदा और उनके पति वायोली अबूबकर ने 5 सितंबर को एक निजी अस्पताल में अपने इकलौते बेटे को खो दिया। अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले हाशिम ने घातक निपाह वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। कोझिकोड और आसपास के जिलों कन्नूर और मल्लपुरम को तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस गांव में हाशिम रहता था, वहां पजूर में प्रवेश पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मुक्कम नगर पालिका और कोडियाथुर ग्राम पंचायत में आने वाले आसपास के वार्डों को नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया था। एक परिचित भय ने ग्रामीणों को जकड़ लिया।
4 सितंबर की रात से टीवी न्यूज़ चैनलों ने कोझिकोड में 3 साल बाद दूसरी बार संक्रमण की पुनरावृत्ति की खबरें प्रसारित करना शुरू कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने राज्य की राजधानी से कोझिकोड जाते समय 5 सितंबर को तड़के त्रिशूर में एक संक्षिप्त स्टॉप ओवर पर हाशिम की मौत की खबर की पुष्टि की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) पुणे ने शनिवार रात हमें सूचित किया कि लड़के के शरीर के 3 द्रव के नमूने निपाह के लिए सकारात्मक आए हैं। मई-जून 2018 के उन डरावने दिनों को याद करने वाले कई लोगों के लिए यह एक निराशाजनक क्षण था जब कोझिकोड में पहली बार निपाह संक्रमण की सूचना मिली थी। तब पहचाने गए 23 मामलों में से वायरस ने कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में 21 लोगों की जान ले ली थी। संक्रमितों में 2 बच गए थे। हाशिम में शामिल होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार के सदस्य भी उतने ही चिंतित थे। इसने नर्स लिनी पुथुसेरी की एक गंभीर याद दिला दी, जिन्होंने पहले प्रकोप के दौरान संक्रमित व्यक्तियों में से एक का इलाज करते हुए वायरस के कारण दम तोड़ दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जानवरों से लोगों को संचरित होने वाली जूनोटिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निपाह संक्रमण दूषित भोजन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। संक्रमित लोगों में यह कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है, जबकि कुछ स्पर्शोन्मुख रहते हैं। दूसरों को तीव्र श्वसन रोग और घातक इंसेफेलाइटिस हो सकता है। सूअर जैसे जानवरों में भी यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। WHO का कहना है कि पटरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़, विशेष रूप से पटरोपस जीनस से संबंधित प्रजातियां, वायरस के लिए प्राकृतिक मेजबान हैं। लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, गले में खराश शामिल हैं। उसके बाद चक्कर आना, उनीदापन, परिवर्तित चेतना और तंत्रिका संबंधी संकेत हो सकते हैं, जो तीव्र इंसेफेलाइटिस का संकेत देते हैं। WHO का कहना है कि गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को इंसेफेलाइटिस और दौरे पड़ते हैं और 24 से 48 घंटों में कोमा में चले जाते हैं। मृत्यु दर लगभग 92% जितनी अधिक है। हाशिम की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने स्थिति का आकलन करने के लिए कोझिकोड में एक विशेष दल की प्रतिनियुक्ति की। नमूनों की जांच के लिए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एनआईवी के तत्वाधान में एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। शासकीय अतिथि गृह में विशेष नियंत्रण कक्ष खोला गया। हाशिम के माता-पिता और कुछ रिश्तेदार और उनकी देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया था। तब तक उनमें से कुछ को हल्का बुखार हो चुका था। हाशिम की मौत के 2 दिन बाद जब हम पजूर के मुन्नूर इलाके में गए, तो हमारे सामने सुनसान सड़कें निकली। आवश्यक सामान बेचने वाली कुछ ही दुकानें खुलीं। बहुत कम लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत की। कोविड-19 रैपिड रिस्पॉन्स टीम के स्वयंसेवकों ने लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को दवाएं और किराए का सामान प्राप्त कराने में मदद की, जबकि अन्य स्वयंसेवकों ने यह निर्धारित करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण किया कि क्या हाल के दिनों में अप्राकृतिक बुखार से मौतें हुई हैं या अप्रमाणित मौतें हुई हैं। हाशिम के घर की ओर जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया गया। कुछ स्थानीय निवासियों से बात करने से इनकार कर दिया। वह एक अच्छा शांत लड़का था। वह अपनी बकरियों के साथ इलाके में घूमता था, पड़ोसी ने बाद में फ़ोन पर बताया। केरल के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में पहली बार रिपोर्ट किए जाने पर वायरस को रोकने के अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा प्राप्त की। संकट से निपटने के लिए समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म बनाई गई थी। 2019 में संक्रमण का एक और मामला सामने आया। रोगी एर्नाकुलम जिले का एक 21 वर्षीय युवक था। वह ठीक हो गया। इस बार जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण का निदान करने में स्वास्थ्य प्रणाली की प्रभावकारिता पर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने पूछा
कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने एक कथित दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं किया, जो पहले प्रकोप के बाद इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस या निपाह जैसे लक्षणों वाले लोगों की जांच के लिए तैयार किया गया था। हाशिम के एक रिश्तेदार वयोली मुस्तफ़ा के अनुसार युवक को 27 अगस्त से बुखार था। उसे 29 अगस्त को नज़दीकी डॉक्टर के घर ले जाया गया। वह 2 दिन और घर पर रहा, लेकिन लक्षण कम नहीं हुए। 31 अगस्त को वाहिदा और अबूबकर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाने से पहले मुकौन और उमाशेरी के 2 निजी अस्पतालों में ले गए। हाशिम वहां लगभग 23 घंटे तक कैजुअल्टी वार्ड में रहा और उसे विभिन्न स्कैनिंग प्रक्रियाओं के अधीन किया गया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में उसके साथ हाशिम के माता पिता ही थे। अगले दिन सुबह उनके मोहल्ले के लोग भी अस्पताल पहुंचे। मुस्तफ़ा ने कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें हाशिम को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तब बच्चों के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं था। हाशिम को एक बार फिर शहर के किसी अन्य निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उसकी हालत देखकर कुछ गड़बड़ होने का संदेह हुआ। हाशिम के शरीर के तरल पदार्थ के नमूने निपाह परीक्षण के लिए भेजे गए, जो सकारात्मक निकले। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों में से एक ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, उन्हें यकीन नहीं है कि निपाह के लिए कोई निश्चित दिशा निर्देश हैं या नहीं। यह एक तार्किक और वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत आवश्यकता है, जो पहले से ही निपाह जैसी घातक प्रकृति के संक्रमण का दस्तावेजीकरण कर चुकी है। जब हम इस तरह के दिशा निर्देश के लिए अनुरोध करते हैं, तो संस्था और सरकार के भीतर विभिन्न स्तरों पर समय लगता है। यह बहुत संभव है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उचित चैनल प्रणाली की कमी के कारण इस तरह के मामले छूट गए हों। उन्होंने कहा, हालांकि डॉक्टर ने दावा किया कि हाशिम के मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने पर वह पहले से ही गंभीर रूप से संक्रमित था। निपाह के पहले प्रकोप के तुरंत बाद राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एक वायरोलॉजी संस्थान और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक क्षेत्रीय वायरोलॉजी लैब स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। 2019 में थोनांकल में बायो 360 लाइफ साइंसेज पार्क में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वैश्विक मानकों के एक संस्थान के रूप में ग्लोबल वायरोलॉजी संस्थानों के साथ उभरते और फिर से उभरते संक्रामक वायरल रोगों के अनुसंधान, निदान और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रस्तावित जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला ने बहुत प्रगति नहीं की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से संबद्ध यह क्षेत्रीय प्रयोगशाला निपाह, H1N1, वेस्ट नाइल फीवर और क्यासानूर 1 जैसे रोगों वाले संक्रामक रोगों का पता लगाने में मदद करने वाली थी। सूत्रों के अनुसार कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने मई 2018 में जापानी इंसेफेलाइटिस के कुछ मामलों की सूचना दी थी। उसी महीने निपाह संक्रमण हुआ था। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा कि निपाह वाले लोग भी जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए सकारात्मक परीक्षण परिणाम दिखाएंगे। जिसे जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता था, वह निपाह हो सकता था। उन्होंने कहा कि उन संक्रमित व्यक्तियों की गले की सूजन, मस्तिष्क, मेरु, द्रव, रक्त और मूत्र के नमूनों पर कोई अनुवर्ती अध्ययन नहीं किया गया हो सकता है। अल्ताफ अली, एसोसिएट प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा, सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजेरी, जो एक विशेषज्ञ टीम का हिस्सा थे जिसने पहले निपाह प्रकोप का अध्ययन किया था, ने अस्पतालों में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन रोगियों के शरीर के तरल पदार्थ के नमूने जिनमें तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लक्षण होने का संदेह है, डब्ल्यूएचओ द्वारा एक उल्लेखनीय स्थिति अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणों के अधीन होनी चाहिए। इन परीक्षणों को अनुवर्ती अध्ययनों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालांकि मुख्य प्रयास जापानी इंसेफेलाइटिस का निदान करना है, निपाह और वेस्ट नाइल बुखार जैसे संक्रमणों का भी इस तरह से पता लगाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया।
हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली कैसे तनाव में है। पहले प्रकोप के तुरंत बाद 2018 और 2019 की विनाशकारी बाढ़ आई। जब ऐसा लगा कि राज्य इन झटकों से पीछे हट रहा है, तो स्वास्थ्य प्रणाली कोविड-19 महामारी से हिल गई थी, जो लंबे समय से खींची गई चुनौतीपूर्ण और अथक रही है। निपाह संक्रमण के एक ताज़ा मामले की खबर सामने आई, जब केरल में देश में सबसे ज़्यादा कोविड-19 मामले सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि संक्रमण के स्रोत का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पशुपालन विभाग ने इलाके में बकरियों के गले के स्वाब के नमूने एकत्र किए, क्योंकि हाशिम को उन्हें पालने की आदत थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल में परीक्षण के लिए चमगादड़ और कुछ चमगादड़ के शवों और पक्षियों की बूंदों के शरीर के द्रव के नमूने लिए गए। हालांकि वन विभाग की मदद से एकत्र किए गए जंगली सूअर के नमूनों के साथ वे भी वे सभी वायरस के लिए नकारात्मक लौटे हैं। उसके कुछ पड़ोसियों ने कहा कि हाशिम ने रामबूटन खा लिया है। फल के आधे खाए हुए हिस्सों में से कुछ को भी परीक्षण के लिए ले जाया गया। परिणाम प्रतीक्षित हैं। अब सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह पता लगाना होगा कि वायरस जानवरों से मनुष्यों में कैसे पहुंचा। 2018 में यह कैसे हुआ, अभी भी स्पष्ट नहीं है। चंगारोथ ग्राम पंचायत और कोझिकोड के आसपास के इलाकों से एकत्र किए गए फलों के चमगादड़ों के 52 नमूनों में से वायरस 12 में माफ़ कीजिए 52 नमूनों में से 12 में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाए गए, जहां पहला प्रकोप हुआ था। इसके अलावा कोई सबूत नहीं है, डॉक्टर अल्तफ ने कहा। डॉक्टर अल्तफ ने कहा था कि फलों के 52 नमूनों में से 12 में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाए गए थे, जहां पहला प्रकोप हुआ था। 2019 में संक्रमण की पुनरावृत्ति के बाद एर्नाकुलम में भी फलों के नमूनों में एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई थी। ये चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स या पट्रोपस मीडियस प्रजाति के थे। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिसका नाम नहीं था ने कहा, कुछ लोग निपाह संक्रमण के स्रोत की तुलना कोविड-19 से करने की कोशिश करते हैं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। कोविड-19 के लिए केवल एक इंडेक्स रोगी या शून्य रोगी रहा है, जिस व्यक्ति में पहले संक्रमण का पता चला था, लेकिन निपाह के लिए अब तक की हर स्थानीय घटना में एक इंडेक्स केस रहा है। केरल में चमगादड़ों में वायरस की मौजूदगी पर अभी विस्तृत शोध नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में चमगादड़ों की 48 प्रजातियां हैं, जिनमें से 7 फल चमगादड़ हैं। जून 2019 में PLOS नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जर्नल में प्रकाशित भारत में निपाह वायरस की प्राथमिकता निगरानी शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में दावा किया गया था कि देश में कम से कम 11 चमगादड़ प्रजातियों में वायरस हो सकता है। केरल में 7 प्रजातियों के अलावा, जिन्हें पहले निपाह वायरस सेरोपॉजिटिविटी के रूप में पहचाना जाता था, हमने कम से कम 4 चमगादड़ प्रजातियों की पहचान की, जो कि निपाह वायरस सेरोपॉजिटिव प्रजातियों के साथ विशेषता समानता के आधार पर निपाह के संपर्क में आने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है। भारत में निपाह जैसे वायरस अध्ययन में कहा गया है। पीओ नमेर प्रोफेसर और वन्यजीव विज्ञान विभाग के प्रमुख और वन्यजीव अध्ययन केंद्र वानिकी कॉलेज केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिशूर इस अध्ययन के सह-लेखकों में से एक थे। 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक, अध्ययन के लिए एकत्र किए गए नमूने भारत से नहीं बल्कि अन्य देशों के थे। साथ ही 11 में से 10 नमूनों की केवल सीरोलॉजिकल जांच की गई, जो वायरस की उपस्थिति का संकेत देता है, न कि RT-PCR परीक्षण, जो अधिक सटीक हैं। इसलिए हमारे अध्ययन ने वास्तव में भारतीय चमगादड़ों में वायरस की उपस्थिति की विस्तृत जांच की मांग की, ऐसा उन्होंने कहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी उभरते संक्रमणों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया, विशेष रूप से प्रकृति में जूनोटिक
ये भविष्य में निपाह संक्रमण की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष एम मुरलीधरन ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में जूनोटिक बीमारियां हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बन रही हैं। इन संक्रमणों से दूर करने के लिए हमें जानवरों के साथ साथ लोगों के उपचार के तरीकों और स्वास्थ्य निगरानी में समन्वय करने की आवश्यकता है। इस तरह के दृष्टिकोण को पारिस्थितिक चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और एक स्वास्थ्य नीति विकसित की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि केरल भोपाल में राष्ट्रीय प्रयोगशाला की तर्ज पर जानवरों के लिए एक अनुसंधान और अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जैव सुरक्षा स्तर 4 उच्च सुरक्षा प्रयोगशालाएं भी स्थापित करनी चाहिए ताकि राज्य में ही निपाह जैसे संक्रमणों के लिए परीक्षण और निदान किया जा सके। डॉक्टर मुरलीधरन ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकार केरल लोक स्वास्थ्य अधिनियम को भी लागू करे। अब मालाबार क्षेत्र में एक सदियों पुराना मद्रास सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू है और शेष राज्य में त्रावणकोर कोचीन सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर मालाबार क्षेत्र में एक प्रमुख स्वास्थ्य संगठन जिसमें 6 जिले शामिल हैं ने सरकारी मेडिकल अस्पतालों में भीड़-भाड़ की समस्या को रेखांकित किया, जिससे आपातकालीन आधार पर निपटना होगा। 2018 के प्रकोप के दौरान प्राथमिक मामलों के कई माध्यमिक संपर्क सख्त संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं के कार्यान्वयन की कमी के कारण अस्पताल में संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने के लिए कैजुअल्टी वार्डों में भीड़ को कम करना होगा। साथ ही साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के साथ एक उचित अलगाव प्रणाली होनी चाहिए ताकि इस तरह के प्रकोप के दौरान अन्य रोगियों के समानांतर चिकित्सा सेवाओं से समझौता ना हो। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि मौजूदा कोविड-19 प्रोटोकॉल निपाह के खिलाफ लड़ाई में काम आया है। अब तक हमने देखा कि निपाह संक्रमित व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद ही फैलता है। व्यक्ति गहन देखभाल इकाइयों या वार्डों में अस्पताल तक ही सीमित है, इसलिए संक्रमण फैलने की संभावना स्वास्थ्य संस्थानों और वहां के लोगों तक सीमित है। आसपास के मरीजों, दर्शकों और स्वास्थ्य कर्मियों तक डॉक्टर अल्तफ ने कहा। अब कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू हो गए हैं, लोग फेस मास्क पहन रहे हैं और अपने हाथों को बार-बार साफ कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण के उपाय मौजूद हैं। अब तक हाशिम की संपर्क सूची में 143 लोग, जिनमें संक्रमण के लक्षण वाले 17 लोग शामिल हैं, ने वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण किया है। चतमंगलम ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों के आसपास के वार्डों पर लगाए गए सामाजिक जीवन पर प्रतिबंध को धीरे धीरे कम किया गया है। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। संक्रमण के स्रोत का अध्ययन करने के लिए NIV की एक टीम ने फल के नमूने एकत्रित किए हैं, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। हाशिम के माता-पिता स्वच्छता बनाए रखने के लिए बहुत खास थे। हमें विश्वास नहीं होता कि उसने चमगादड़ द्वारा काटे गए रामबूटान का फल खाया था। वह अपने पिता की संपत्ति के पेड़ों से केवल ताज़ा तोड़ी ही खाता था, तो वह कैसे संक्रमित हो गया? हाशिम के पड़ोसी ने सोचा, हमें जवाब के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ आज के एडिटोरियल न्यूज़ की सभी खबरें समाप्त होती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।